लैटरल एंट्री के बारे में अभी चर्चा शुरू हुई है। ये लैटरल एंट्री क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने भी इसके बारे में एक मराठी में एक आर्टिकल लिखा, 2018 में भी लिखा था। लैटरल एंट्री का मतलब भारत सरकार के कुछ विभाग में भारत सरकार के ओर से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति का एक सिलसिला 2018 से शुरू हुआ। नीति आयोग जो है वो लैटरल एंट्री के बारे में अभी चर्चा शुरू हुई है। ये लैटरल एंट्री क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने भी इसके बारे में एक मराठी में एक आर्टिकल लिखा, 2018 में भी लिखा था। लैटरल एंट्री का मतलब भारत सरकार के कुछ विभाग में भारत सरकार के ओर से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति का एक सिलसिला 2018 से शुरू हुआ। नीति आयोग जो है वो नीति आयोग के एक सलाह पे ये काम चालू किया है सरकार ने। और जैसे कि सभी जानते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी ये बड़ा महत्व का पद होता है। जैसे कि केंद्र सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी आता है और उसके ऊपर एक एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होते हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक विभाग का प्रमुख होता है। वो डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा रोल होता है। वो सारी योजनाएं बनाना, उसके लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार करना, स्कीम तैयार करना, उसके लिए बजट का प्राविधान करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, सरकार को सलाह देना कि वो डिपार्टमेंट का हेड होने की वजह से ये जॉइंट सेक्रेटरी बहुत इम्पोर्टेंट पद है। और इस पद पे अभी सरकार ने 2018-19 से डायरेक्ट लोग लेना चालू किया है। तो ये आईएएस के लोग या तो फिर सेंट्रल सर्विसेज के लोग, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग जॉइंट सेक्रेटरी पद पे नियुक्त किए जाते थे, अभी भी किए जा रहे। अब जिनकी जो सिविल सर्वेंट के पद पे करीबन 15 से 20 साल की सेवा होती है, उनका एनपैनलमेंट होता है और फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे नियुक्ति होती है। तो जॉइंट सेक्रेटरी का पद जैसे कि स्टेट के सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट का पद होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये पोस्ट होती है। और इसीलिए इस पद पे बाहर से लोगों को लेना मुझे लगता है कि ये एक संवैधानिक तरीके को नकारते हुए ये प्रोसेस है। दूसरा, इस तरह से जो पद ले रहे हैं वो किन लोगों को ले रहे हैं ये भी समझने की ज़रूरत है। तो ये पहले जैसे कि मैंने कहा कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और सर्विसेज के लोगों को जिनकी करीबन 15 से 20 साल की सर्विस सिविल सर्विस में हुई है, उन लोगों को लिया जाता था। लेकिन अभी जो जाहिरात निकली, इसके पहले भी 10 लोग लिए और अभी जो यूपीएससी ने जाहिरात निकाली उसमें 3 जॉइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर इन पदों को लिया जा रहा है। तो ये कौन लोग आएंगे उसमें? ये आईएएस के लोग नहीं आएंगे या आईपीएस के लोग नहीं आएंगे या सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के लोग उसमें नहीं आएंगे। तो इसमें उन्होंने एप्लीकेशन मंगवाया है और ये एप्लीकेशन उन लोगों से मंगवाया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अगर हम वो जाहिरात जो 51/2021 की यूपीएससी की जो जाहिरात है, जो डीओपीटी के रिक्विजिशन में यूपीएससी ने जाहिरात किया है, वो जाहिरात अगर हम देखेंगे तो वो 13 डिपार्टमेंट में ये 27 और 3 ऐसे 30 लोगों को लिया जाएगा। उसमें वो जाहिरात में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है जो संवैधानिक है वो उसमें उसका है और वो फिर उनको वहाँ नियुक्ति देने वाले हैं कि जो कि वो जॉइंट सेक्रेटरी के जो पद पे आएंगे वो अपना वो डिपार्टमेंट का हेड करके वो काम करेंगे। दे विल रिपोर्ट टू सेक्रेटरी। लेकिन बहुत सारी जो उनका ऐसा इम्पोर्टेंट फंक्शन उनके थ्रू होता है। तो ये संवैधानिक इसलिए नहीं कि जो सरकार की जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात है वो उसमें नकारा गया है। रिजर्वेशन उसमें नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं, उनको कोई मौका नहीं है।
दूसरा ऐसा कि केंद्र सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उनको एप्लीकेशन करने से उन्होंने मना कर दिया कि वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तीसरा कि जो उन्होंने जो सब्जेक्ट दिए हैं डिपार्टमेंट में, तो वो नॉलेज के लोग सिविल सर्विस में अपने पास है। हो सकता है कि और लोगों का एक ऐसा परसेप्शन हो गया कि सिविल सर्विस के लोग जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे, उसके करप्शन के बारे में चर्चा होती है, वो उनके असंवेदनशीलता के बारे में चर्चा होती है। लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है वो रिफॉर्म के तहत उसमें काफ़ी बदलाव लाया जा सकता है। उनके जो यूपीएससी के तो जो एग्ज़ाम से जो लोग आते हैं, जैसे कि प्रीलिम है, मेन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू, उससे जो लाखों लोग बच्चों में से कुछ हर साल एवरेज एक 900 से 1000 अभी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता, काफ़ी मेहनत से, और वो सारा एक सपना लेके आते सिविल सर्वेंट बनने के लिए कि हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हमारा योगदान रहेगा। दूसरी एक हम देखते हैं कि जो सिविल सर्विस में लोग आए हैं वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लोग हैं, उसमें आईआईटी के लोग हैं, आईएम के लोग हैं, वो लॉ एलएलएम के लोग हैं, वो इकोनॉमिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, हर हिस्ट्रियन लोग हैं, हर सब्जेक्ट के लोग वहाँ पे आए हुए हैं। यूपीएससी सारे लोगों को मौका देती है, यंग टैलेंट को मौका देती है, और इसीलिए ये होते हुए भी इतना होते हुए भी अगर बाहर के लोग लेंगे तो मुझे लगता है कि वो संविधान को नकारने वाला काम है। और जो खाजगी लोग आएंगे, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, तो वो अपना मालिक का हित देखते हैं, मालिक के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। और सरकार का काम है लोगों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, लोक हित में काम करना। तो मुझे लगता है कि ये 10, 15, 20 लोग आने से कोई बदलाव आने वाला नहीं। अगर इनके पास नॉलेज है तो इनके नॉलेज का उपयोग सरकार ज़रूर कर सकती है। और बहुत सारे एडवाइज़र, जैसे नीति आयोग में एडवाइज़र है, बहुत सारे जगह एडवाइज़र है जो आउटसोर्सिंग में लोगों की सलाह लेते हैं। सरकार के पास में कंसल्टेंसी के बहुत सारे लोग हैं। तो ये होते हुए भी जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पे जो बाहर से लोग आते, कि जहाँ रिजर्वेशन ख़त्म है, जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ को कोई मौका नहीं। हम ये भी एक आखिरी पॉइंट हम बोलेंगे कि जो 10 लोग आए इसके पहले, ये 10 लोग की लिस्ट में अगर देखा जाए तो एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का कैंडिडेट माइनॉरिटी का नहीं है। और फिर ये 2018-19 में आए, करीबन अभी दो साल तो हो ही गए। अब ये 2 साल में इन लोगों का क्या परफॉर्मेंस है, इन्होंने क्या किया, क्या चमत्कार किया, इससे क्या सुधार हुआ, इसका भी एक स्टडी होने की ज़रूरत है। लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो लैटरल एंट्री के माध्यम से रिजर्वेशन ख़त्म करना और कारपोरेट के लोग अपने अपने हिसाब से लाके बिठा के जैसे सरकार को चाहिए उस तरह से निर्णय करवा लेना, और संविधान को नकारने वाला जो काम है और लोगों को मौका नहीं देना है, तो इस तरह से जो एक सरकार की जो अभी ये लैटरल एंट्री का एक धोरण जो योजना है, ये सोच समझ के रिजर्वेशन को ख़त्म करने वाली है। और वो प्रशासन में जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसको नकारते हुए कुछ विशिष्ट लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को, जो अपने लिए काम करेंगे, जो कारपोरेट के लिए काम करेंगे, जो खाजगी क्षेत्र के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस भी हो रही है, सिविल सर्विस का खाजगीकरण हो रहा है। ये काफ़ी बहुत ही मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है और एक बहुत ही डेंजरस एक मूव है। तो इसका एक विरोध करने की ज़रूरत है। हमारे मित्र दिल्ली के दिलीप मंडल और भी लोग इसको विरोध कर रहे हैं। लोक प्रतिनिधि ने उसका विरोध करना चाहे, पार्लियामेंट्रियन जो लोग हैं या राजकीय पक्ष के लोग हैं, या और संगठना भी है जो बैकवर्ड क्लास की। ये सिर्फ बैकवर्ड क्लास का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का इशू नहीं, ये सबका इशू है। जो लोग सर्विस में आए हैं उनको भी मौका कम हो जाएगा, और जब जैसे जैसे बाहर के लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी लैटरल एंट्री में, उतनी उतनी जो सिविल सर्विस के आईएएस के और भी सेंट्रल सर्विस के पद कम हो जाएंगे, तो ये मौका भी कम होने वाला है। तो उसको डिप्राइव करने वाली है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल
राइट है, जो 15(4) और 16(4) आर्टिकल का संविधान के उल्लंघन ये सरकार कर रहे हैं, और ये सरकार का ये गलत है। और इसीलिए उसका जागरण होके, उसका विरोध होके, मैंने भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को एक हमने मेल भेजा है कि आप उसका विरोध करिए, क्योंकि उनका फ़र्ज बनता है आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का, कि वो शेड्यूल कास्ट के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करे। अगर ये राइट प्रोटेक्ट नहीं होता है, वो फंडामेंटल राइट 15(4), 16(4) को अगर उल्लंघन सरकार करते हैं, तो ये इस तरह से जो काम हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपील करेंगे कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी है, ये जो कमीशंस है, SC/ST कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, OBC कमीशन है, सारे संगठन है, IS एसोसिएशन है, बाकी सिविल सर्विस के एसोसिएशन है, पूरे देश भर ने इन्होंने इस चीज़ का विरोध करना चाहे, वो अपने हक के लिए विरोध करना चाहे। जो असंवैधानिक काम हो रहा है उसको रोकने के लिए भी विरोध करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये सारा सिविल सर्विस प्राइवेटाइजेशन उसका हो जाएगा और इसमें कोई किसी को मौका नहीं मिलेगा। और ये संविधान जो बना है उसमें भाग 14 जो है, वो भाग 14 का भी उसमें जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य का डिफीट हो जाए, होते जा रहा ये लेटरल एंट्री से, इसलिए इसका मैं और हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं।